नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज बम्पर वोटिंग हुई तो पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए। असम, केरल, पुडुचेरी में सभी वर्गों के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कैसा रहा आज का मतदान, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे बंगाल में जारी धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की तो बंगाल की जनता के साथ 6 गारंटी का वायदा भी किया। दिखाएंगे खबर ईरान अमेरिका में संघर्ष विराम पर मंडराते अनिश्चितता के बादलों की। होगी बात महिलाओं के 33% आरक्षण की, जिसके लिए पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन मांगा है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम, केरल, पुडुचेरी की 296 विधानसभा सीटों पर हुआ बम्पर मतदान। पिछले चुनाव का टूटा रिकॉर्ड। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जनता के साथ साथ दिग्गजों ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। हेमंता बिस्वा शर्मा, पिनराई विजयन और एन रंगासामी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद। सभी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के रण में भरी हुंकार। जनता से किए 6 गारंटी के वादे। बोले अब भर चुका है टीएमसी के पापों का घड़ा। 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में करेगा प्रवेश। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सफलता। 15,000 टन से अधिक एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जहाज ग्रीन आशा। देश में ईंधन और एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य। एक दिन में 51 लाख से ज्यादा सिलेंडर की हुई डिलीवरी। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया। कहा असली संघर्ष विराम समझौते पर अमल नहीं हुआ तो फिर शुरू होगा युद्ध। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा एक्शन हुआ तो मिलेगा भरपूर जवाब। लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों से टूटने की कगार पर ईरानी संघर्ष विराम। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को विशेष संसद सत्र। प्रधानमंत्री ने बताया समय की मांग। सभी दलों से समर्थन की अपील करते हुए कहा अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। और सुर्खियों के बाद में शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। तीन राज्यों में आज हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही कुछ भी आए, किसी के हक में आए, लेकिन आज जिस तरह से तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है उससे लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित हो गई है। असम, केरल, पुडुचेरी में 2021 में हुए उस वक्त के विधानसभा चुनाव में हुए वोटर टर्नआउट का आंकड़ा आज शाम 5 बजे तक के आज की वोटिंग में ही टूट गया। अभी हालांकि अंतिम आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद इन राज्यों में बम्पर वोटिंग का नया रिकॉर्ड दर्ज होगा। अगर हम बात करें शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की तो आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर असम में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 81.8% वोटिंग हुई थी, जबकि आज शाम 5 बजे तक ही लगभग 84.5% असम में वोटिंग हो चुकी थी। अंतिम आंकड़े अभी आना बाकी है। केरल की बात की जाए तो साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 73.9% वोटिंग हुई थी, जो आज शाम 5 बजे तक केरल में 75.1% वोटिंग हो चुकी है। इसमें भी इजाफा दर्ज होगा। इसी तरह से पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो साल 2021 के विधानसभा चुनाव में वहां पर 81.6% वोटिंग हुई थी, जो आज 86.9% वोटिंग हो चुकी है शाम 5 बजे तक। और चुनाव आयोग के माध्यम से ये अंतिम आंकड़े आना भी बाकी है। इस बात की पूरी संभावना है कि आज के 5 बजे के इस वोटिंग टर्नआउट में इजाफा संभवतः देखने को ही मिलेगा। तो ये जो रिकॉर्ड है पिछले बार का उससे टूटा है। बड़ी हुई संख्या में लोग घरों से निकले, उन्होंने वोटिंग की है। ये लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित हुई है। चुनाव में भले ही कोई भी दल जीते। असम में लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लंबी कतारों में खड़े होकर मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और 126 सीटों पर
किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद कर दी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने से लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई तक सभी दिग्गजों ने मतदान कर जीत के अपने अपने दावों की ठोके हैं। तो अब नजरें सभी की टिकी हुई हैं 4 मई पर, जब साफ होगा कि असम की जनता इस बार किसके हक में जनादेश देगी। भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देती ये लंबी लंबी कतारें, ये नजारा है असम विधानसभा चुनाव का। यहाँ जनमत के लिए लोगों का उत्साह देखने को मिला। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान और केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी खूब जोश नजर आया। मतदान के साथ ही प्रदेश के 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। असम में जनता के साथ राज्य के दिग्गजों ने भी मतदान किया। प्रदेश के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार के साथ कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मतदान किया। वहीं डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मतदान केंद्र में अपना वोट डाला और भाजपा की जीत का दावा किया। चुनाव का दिन मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। असम का मंगल हो, असम का जनता आगे बढ़े, यही मां का समक्ष प्रार्थना रखा। 100 के आसपास विथ आवर एलाइज हमारा सीट हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से हमारे प्रसार अभियान में भाग ली है, बड़े आनंदित होके, और सब लोगों ने कहा आप लोगों ने बहुत पिछले 10 साल में काम किया। वहीं असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई ने भी मतदान कर कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। इस बार चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किया है। न्यू गुवाहाटी के मॉडल पोलिंग बूथ पर है। ये मॉडल पोलिंग बूथ टीसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाताओं के स्वागत के लिए इसे खूबसूरत तरीके से तो सजाया ही गया है। रेड कारपेट बिछाई गई है, वेटिंग एरिया बनाया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो माताओं के लिए अपने बच्चों को छोड़ने के लिए और आसानी से वो मतदान कर सके, ऐसा एक खेलने कूदने के लिए स्थान भी निर्मित किया गया है। 4 बार के विधायक और वर्तमान में डिब्रूगढ़ सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत फुकन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया गर्ग और उनकी बहन पाम बोर ठाकुर ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। ये मतदान मतलब सबका एक कर्तव्य है, एक दायित्व है सब, इसीलिए इट इज़ आवर ड्यूटी टू कास्ट अ वोट। इसीलिए शरीर असुस्त है फिर भी हम आए हैं अपना वोट दान करने के लिए और कर दिया, वोट दान हो गया। असम की जनता ने मतदान कर अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन किसके सिर सजेगा ताज, ये तो 4 मई को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्वनी मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा किस प्रकार से असम में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और लाइनों में लगकर उन्होंने अपने लोकतांत्रिक हक का एक तरीके से इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के इस उत्सव को, महापर्व को मनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। तो और ये निश्चित तौर से 4 मई को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसके हक में जनादेश जाएगा। लेकिन आज की इस तस्वीर में, जिसमें बम्पर वोटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ तौर से इस बात को इंगित करता है कि किस तरीके से असम में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित हो गई है। हालांकि इसमें अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है 100% मतदान के लिहाज से, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर आंकड़े कहा जा सकते हैं वोटिंग टर्नआउट के लिहाज से। और बात इसी तरीके की आज तस्वीरें केरलम में भी देखने को मिली। केरलम में आज हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में पिछली बार के रिकॉर्ड टूटे हैं। किस प्रकार की वहां तस्वीरें देखने को मिली हैं, इन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे, वहां की खबर भी दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती, आमूल मस्ती।
खाए या डिश पकाए, जो भी बनाए उसको पचाए, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच, MDH, MDH। और बात केरलम की। केरलम में आज हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में पिछली बार के रिकॉर्ड टूट गए और केरलम के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान करके लोकतंत्र के पर्व को और भी शानदार बना दिया। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिन पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत एक तरीके से ईवीएम में बंद हो गई है। वहीं 30 विधानसभा सीटों वाली पुदुचेरी में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पुदुचेरी में 294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। केरलम और पुदुचेरी में जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। केरलम विधानसभा की 140 सीटों और पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर भारी मतदान हुआ। मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग बेहद उत्साहित नजर आए। केरलम में सुचारू रूप से मतदान के लिए बनाए गए 30,471 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। केरलम के सीएम पिनराई विजयन ने कन्नूर में आरसी अमला बेसिक अपर प्राइमरी स्कूल में वोट डाला, तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी तिरुवनंतपुरम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। केरलम भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम के जवाहर नगर नर्सरी एलपी स्कूल में वोट डाला। राजीव चंद्रशेखर आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। राजीव चंद्रशेखर नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपना वोट डाला और दावा किया कि ये लड़ाई सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। BJP is not a factor, you have to understand. This is a state where BJP is a zero-seat party in the assembly. To even mention them in the same breath is an excessive compliment. It is a fight between an incumbent LDF government and a challenging UDF. तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने गवर्नमेंट CHS जगाथी में मतदान किया। CPIM के महासचिव MM बेबी ने भी अपना वोट डाला और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए सफलता की उम्मीद जताई, तो वहीं तिरुवल्ला के भाजपा प्रत्याशी अनूप एंटोनी ने मथुर के सरकारी विद्यालय में मतदान किया। मैंने इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजिक एक प्रॉपर मास्टर प्लान तैयार करके सामने रखा है जनता के। उसमें हर कुछ है, जैसे ये तिरुवल्ला शहर का डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट कैसे हो, हमारे युवाओं को 5000 युवाओं को नौकरी देने का मैंने वादा किया हुआ है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताया हुआ है। वहीं पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। आम जनता के साथ साथ प्रदेश के बड़े चेहरों ने भी मतदान किया। पुदुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने डीएमएस कार्यालय में अपना वोट डाला, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राजभवन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार वीपी रामलिंगम ने भी मतदान किया। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायण स्वामी ने वीओसी सरकारी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और प्रदेश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। वोटिंग के दौरान रंग बिरंगी झलकियां भी देखने को मिली। पुदुचेरी के एक पोलिंग स्टेशन पर साड़ी पहने नीला नाम के एक रोबोट ने मतदाताओं का स्वागत किया। केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में रोबोट के स्वागत करने के अंदाज ने मतदाताओं का मन मोह लिया।
ब्यूरो इनपुट्स के साथ केरलम से नीरज सिंह और पुडुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां 3 राज्यों में चुनाव हो गए हैं तो वहीं अभी 2 राज्यों के लिए प्रचार जारी है। बात बंगाल की। बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर हमलावर नजर आए तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने का उन्होंने खाका भी पेश किया। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के समर्थन को लेकर ममता बनर्जी को घेरा तो परिवर्तन के बाद निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। पीएम मोदी ने आज बंगाल की जनता के साथ 6 गारंटी का वादा किया, जिसके तहत बंगाल की जनता को भयमुक्त व्यवस्था से लेकर विकास की गारंटी उन्होंने दी है। सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक कुल 3 रैलियां। तीनों रैली में एक ही विश्वास, ममता की विदाई वैसे ही होगी जैसे साल 2021 में नंदीग्राम से हुई थी। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। तमलोक की रैली में उन्होंने कहा कि जैसा माहौल पश्चिम बंगाल में लग रहा है, परिवर्तन तय है। ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। पालटानो दरकार, पालटानो दरकार, पालटानो दरकार, पालटानो दरकार। पश्चिम बंगाल में शासन स्तर तक भ्रष्टाचार, कट कमीशन और सिंडिकेट के आरोप प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में राज्य में भय का माहौल है, जबकि इंडस्ट्री और निवेश के लिए भरोसे का माहौल चाहिए। सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दुष्कर्म और एसिड अटैक की घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उन्होंने बंगाल की जनता को विश्वास दिलाया कि 4 मई के बाद भाजपा की राज्य में सरकार बनेगी और मोदी की 6 गारंटियां लागू होंगी, जिसके बाद राज्य में भय नहीं, भरोसे का माहौल होगा। सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बनेगा और भ्रष्टाचार, रेप की सभी फाइलें खोली जाएंगी। भ्रष्ट मंत्री हो या संतरी, सबका हिसाब होगा। वहीं शरणार्थियों को हक मिलेगा। साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार तेज विकास करेगी। इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने निर्मम सरकार की राज्य की सत्ता से विदाई करने का आह्वान किया। राज्य विधानसभा की 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 चरणों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें से पहले चरण में कुल 152 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से शैलेंद्र, उर्मिलेश और प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल और ज़्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से घटनाएं भी सामने आ रही हैं और नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ दुर्व्यवहार की खबर सामने आई। चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, बयानबाजी तेज है और जमीनी मुद्दे भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जोरदार अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ममता सरकार को घेरा, तो ममता बनर्जी तिलमिला उठी और एक बार फिर भाषा की मर्यादा को पार करती नजर आईं। सीमा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी में कौन है? केंद्र सरकार। बीएसएफ और कस्टम्स किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। तो जब सब कुछ आपके ही हाथ में है, फिर घुसपैठिया आप किसे कह रहे हैं? आप लोगों जैसा घुसपैठिया कोई नहीं है। अगर कोई बंगाली भाषा में बात करे तो वो घुसपैठिया हो गया। चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार बढ़ रही है। हुगली के सिंगूर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट की जमीन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ न खेती हो रही है और न ही उद्योग आया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता का प्रतीक बताया। जिस सिंदूर आंदोलन के सहारे ममता दीदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ के सिंहासन पर पहुंची, सिंगूर को ही भूल गई। वो यहाँ के किसानों को वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन वचन पूरा नहीं किया, वादा निभाया नहीं। वो जमीन अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ना तो उसमें खेती हो रही है और न वहाँ इंडस्ट्री लगी। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। तो वहीं टीएमसी ने भी चुनाव के दौरान बीजेपी पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी उम्मीदवार और मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ के साथ तृणमूल समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने एक बार फिर बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रत्ना देवनाथ के साथ नामांकन के दौरान मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। ये शर्म की बात है कि टीएमसी के गुंडे न सिर्फ इनको परेशान करते हैं बल्कि इनको अपमानित भी करते हैं। वाकई में अगर टीएमसी न्याय चाहती थी तो इस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया? क्यों इस मां का अपमान आज भी, जब वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन कर रही हैं, तब टीएमसी के गुंडे फिर भी क्यों इस महिला को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं? इसका जवाब टीएमसी के गुंडों की जो संरक्षक है उनको देना पड़ेगा। वहीं नंदीग्राम में भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर पर एफआईआर दर्ज हुई है। गत 6 अप्रैल को भाजपा समर्थक बुद्धदेव गिरी की पिटाई के आरोप में पवित्र कर और उनके समर्थकों के खिलाफ नंदीग्राम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल का जो सियासी रण है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष, बंगाल में चुनावी तूफान, प्रधानमंत्री का 6 गारंटियों का ऐलान। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बंगाल की जनता से 6 गारंटी का ऐलान किया। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून हैं, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय सरकार जी हैं, नेता तृणमूल कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हैं, जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर निखिल प्रसून, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज 3 धुआंधार रैलियां की और भय बनाम भरोसे की सरकार, मतलब भय के खिलाफ जाकर भरोसे की सरकार देने का वायदा किया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री के भरोसे पे बंगाल की जनता क्यों भरोसा करेगी और कैसे भरोसा करेगी? टीएमसी लगातार इसको खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने आज अपनी जनसभाओं में जिन 6 गारंटियों का आह्वान किया है, उससे बंगाल की जनता पूरी तरह आह्लादित है। और एक बार फिर जो है सो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल की जनता डबल इंजन की सरकार लाने को उद्यत हो चुकी। उन्होंने जिन 6 गारंटियों की चर्चा की, उन गारंटियों का अगर विश्लेषण करें तो उससे पता चलता है कितना आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है बंगाल को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए। पहली गारंटी जो उन्होंने दी है वो ये है कि भय मुक्त वातावरण, भय को दूर करके भरोसे का साथ और भरोसे को जगाना बंगाल की जनता में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। दूसरी बात, हमारी सरकार आएगी तो जनता के प्रति पूरी तरह जवाब दे रहे हैं। तीसरी बात, जो महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हुआ, उन सभी फाइलों को खोला जाएगा, तो जेल की सीटों के अंदर भेजा जाएगा जिन्होंने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, अत्याचार किया। चौथी बात, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, खून पसीने की जो बंगाली जनता के पैसा को जिन लोगों ने पिया है,
उनको उनकी फाइलें खुलेंगी, उनके खिलाफ जांच बैठेगा और उन्हें भी जेल के सीढ़ियों के अंदर जाना पड़ेगा। जी। अगली बात जो उन्होंने कही, जो यहाँ पर शरणार्थी है और उनका किसी तरह से कोई उत्पीड़न नहीं होगा और संविधान प्रदत्त जितने अधिकार हैं सभी यहाँ के शरणार्थियों को दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को जिन लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है उनकी जांच बिठाई जाएगी और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही 20 लाख से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और इस तरह उन्होंने इन 6 गारंटियों का जो ऐलान किया, इसलिए इसकी वजह से बंगाल की जनता एक तरह से उनका स्वागत करती है और पूरी तरह एक इसी अपेक्षा में बंगाल की जनता थी कि बंगाली जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए जो ध्वजवाहक प्रधानमंत्री मोदी जो आगे चले हैं, हम लोग सब उनके पीछे खड़े हैं। ठीक है संजय जी, परिवर्तन सुनिश्चित। संजय जी सरकार का तरीके से बनाने का दावा प्रधानमंत्री का बीजेपी का है और परिवर्तन करके, निर्मम सरकार को हटा के परिवर्तन करके भय को हटाकर भरोसे की सरकार लाने का दावा प्रधानमंत्री का बीजेपी का लगातार। संजय जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आज बहुत सारे बात बोले, गुंडागर्दी होने नहीं देंगे बंगाल में, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। यहाँ पर क्राइम बोले, लेकिन एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो अमित शाह को दफ्तर के अंदर में वो बोल रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7,93,020 मतलब जो टोटल क्राइम हुआ है, रेप ज्यादा हुआ है, एक्सटॉर्शन ज्यादा हुआ है, इलीगल आर्म्स ज्यादा हुआ है, डकैती ज्यादा हुआ है। उसके बाद आता है गुजरात। सुनिए ना, अब प्रधानमंत्री जी भाषण देके चला गया तो हम लोग भी तो कुछ आपको तो सुनाएंगे ना, आपको तो सुने। 5,78,879 केस जहां पर गुजरात में घटना घटे हैं, एक्सटॉर्शन, रेप से लेकर तमाम जो है क्राइम, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अमित शाह का दफ्तर है उसके अंदर में बोल रहा है। सोचिए, जो खुद गुंडागर्दी करते हैं, जो खुद पैसा वसूली करते हैं, जो खुद मतलब जो आप बोल रहे हैं कोयला चोरी होता है, तो कोयला देखने वाला मिनिस्टर संजय जी वो जब ये आंकड़ों की बात आती है, संजय जी जब आंकड़ों की, अपराध के आंकड़ों की बात आती है तो वो कहते हैं कि साहब बंगाल में राज्य सरकार का संरक्षण अपराधियों को मिलता है। वो सीधे तौर पे ये आरोप लगाते हैं और आरजीकर जैसी घटना को लेकर भी सवाल उठता है क्योंकि उनकी माताजी जो पीड़िता है उसकी माताजी के साथ आज भी अभद्रता की तस्वीरें सामने आई है। संजय जी बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप बोलने देंगे कि नहीं? संजय जी देखिए, तकरीर तो नहीं हो सकती है, सवाल जवाब की बात हो रही तो सवाल होगा। आपने एक जवाब दिया, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं आपसे ही आपकी बात रखने कह रहा हूं। आपने एक तथ्य दिया, उस तथ्य पे मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं। आपकी नाराजगी की वजह क्या है सर? आराम से बात कर रहे हैं सर, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, मैं दूसरा काउंटर सवाल कर रहा हूं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तथ्यों पे बात करते हैं ना सर। चुपचाप सुनता है, नहीं तथ्य में बात कर रहा हूं। जब भाजपा बोलता था तो चुप क्यों रहता है? जब हम लोग तथ्य के अनुसार मैं आपको देता हूं तो आप सुनने क्यों नहीं चाहते? सर सुन रहा हूं सर, आपने जवाब दिया, आपने 2 राज्यों का उदाहरण दिया, बात बंगाल की हो रही है, हमने वो सुना, उसको मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। अब जब काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं आप नाराज हो रहे हैं, नाराज होने बजाय आपको उसका काउंटर आंसर देना चाहिए। आप बोलने दीजिए, आप बोलिए ना। सर आप ही को बोलने के लिए मैं चुप हो रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे, आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़े बात है, आज जो कोल है, मिनिस्टर कोल जो पढ़ता है, जो कोयला चोरी का घटना बताता है, वो सीआई से देखता है, होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। प्रधानमंत्री जी बोलते स्मगलिंग होता है, स्मगलिंग बॉर्डर बीएसएफ देखो, वो भी होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। दोनों का मॉनिटरिंग कौन करता है? आईबीआर, एनआईए करते हैं। अगर रॉ करता है बॉर्डर देखने के लिए, अगर चारों तरफ का फेल्योर है, बड़े बड़े भाषण देंगे तो हम इसको आप बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे। आप प्रधानमंत्री झूठ के ऊपर झूठ बोल के जाएंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? सर आप हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, इसीलिए मौजूद है ना सर, आप इसीलिए यहाँ पे मौजूद है ना कि आप अपनी बात रख रहे हैं, और आप अपनी बात रख रहे हैं, आपसे सवाल हो रहा है। दूसरे जो आपके विपक्षी आपके नाम पे हैं उनसे भी सवाल हो रहा है। प्रकाश चंद्रालिया जी, सवाल ये है कि आज की धुआंधार चुनावी रैलियों के बीच में बंगाल में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां, वो 6 गारंटी देकर जाते हैं और कहते हैं कि साहब अब 4 मई को निर्मम सरकार जाने वाली है। प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, संजय दा की मुश्किल ये है कि ये बंगाल का रसगुल्ला भी खाते हैं ना तो उसके ऊपर मिर्ची लगा करके खाते हैं, और यही कारण है कि इनको हर बात में और सच्चाई में मिर्ची लग जाती है। आप जब आसाम, केरल और पुडुचेरी का चुनाव का परिणाम आज दिखला रहे थे, गणतंत्र के महोत्सव को कितने उत्साह के साथ वहां की जनता ने मनाया, तो मैं कल्पना कर रहा था कि क्या कभी पश्चिम बंगाल में भी ये शुभ दिन आएगा। लेकिन जब जब बंगाल में चुनाव की बात आती है तो सिर्फ हिंसा, लोगों को डराना, झूठ फैलाना, सिर्फ यही मिलता है। और आज पश्चिम बंगाल की सरजमी पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तृणमूल सरकार के भ्रष्ट
जितने भी कारनामे रहे उसको बेनकाब किया है। जहां उन्होंने तृणमूल सरकार की नकारात्मक राजनीति को उद्घाटित किया है, वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है। उन्होंने बंगाल की जनता को भयमुक्त शासन देने का वादा किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आज 15 वर्षों से बंगाल को सिर्फ कटमनी का शिकार बनाते रहे, कोल स्कैम का शिकार बनाते रहे, शारदा नागदा, गौ तस्करी, नारी सुरक्षा, तुष्टीकरण और शिक्षकों की नौकरी खाने वाले रहे, आज उनको बेनकाब प्रधानमंत्री की रैली ने किया है। आज मुझे बताइए आर्येंद्र जी, 15 वर्षों में ममता बनर्जी की जितनी स्कीम है, मैं संजय दा को इस बात को मानूंगा कि 100 से ज्यादा स्कीम इनकी सरकार की रही होगी। और जो सरकार 100 से ज्यादा स्कीम चलाती है, वो चुनाव में झूठ का सहारा क्यों लेती है? वो चुनाव के दौरान में लोगों को डराने का काम क्यों करती है? जब मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी पश्चिम बंगाल में आ रही है, तो ममता बनर्जी क्या कहती है कि आप लोग अपने घर का हाथा खुंती निकाल कर रखिएगा। क्या सुरक्षा, जो हमारे सुरक्षा के जवान हमारी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, उनका सम्मान इस प्रकार से होगा? उन पर हमला करने की बात करना, मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करना और मुसलमानों के मंच से जाकर के ये कहना कि 12 बजा देंगे और वो मैं हूं इसलिए वो आप सुरक्षित है। इस प्रकार का तनाव का वातावरण 15 वर्षों में इस शासन ने दिया है। 50 वर्षों का इतिहास है आर्येंद्र जी कि जब यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मुख्तलिफ रही हैं। विरोधी पार्टियां रहने के कारण बंगाल का विकास नहीं हुआ। जिस सिंगूर के अंदर में, जिस नंदीग्राम के अंदर में विकास की बात होनी थी, उद्योग लगाना था, ममता बनर्जी की सरकार की शुरुआत तो उद्योगों को भगाने से हुई है। आज टाटा जैसा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है जो भारत का सौभाग्य है, जो पश्चिम बंगाल में कारखाने लगाने के उद्देश्य से आया था, इसी तृणमूल सरकार ने बंगाल की सरजमी से इसको हटा दिया। और ये कारण है कि आज पूरा बंगाल बंजर भूमि बना हुआ है। कई सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बंगाल कहां पे था और आज कहां खड़ा है, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, सवाल ये है जो संजय सरकार अभी कह रहे थे उस बात को लेकर कि साहब आप एक उंगली उठा रहे, 4 आपकी ओर उठ रही हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि साहब आप जो बात कहते हैं अपने राज्यों में बेहतर करने को लेकर, वहां पे भी कई ऐसी खामियां हैं, वो अपराध के आंकड़ों को गिना रहे थे। दूसरा ये कह रहे थे कि अगर आप घुसपैठ का मसला उठाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि आखिर उन सबको रोके, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे और सवाल हम पे खड़ा कर रहा है। डॉक्टर प्रसून, देखिए, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2023 का जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है पश्चिम बंगाल में, उन केसों की संख्या अपने आप में करीब 30,000 के करीब, और एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे ऊपर है। और आपने देखा कि यहाँ जो महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता है उसे कभी कभी फैब्रिकेटेड स्टोरी कह दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रेम प्रसंग था जो आगे चल के खराब हो गया, और इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाता है। आपने देखा संदेश खली की घटना में किस तरह से रात के अंधेरे में जो महिलाओं को बुला करके प्रताड़ित किया जाता था। आपने देखा कि कई बार यहाँ पर एक वृद्ध महिला जो नर्स थी उनके साथ भी दुराचार हुआ। 5 स्ट्रीट की घटना है, कामधुनी की घटना को ठीक से संचालित नहीं किया गया। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो कि महिला उत्पीड़न की ओर इंगित करती है। और सबसे बड़ी घटना जो आरजी कर की घटना है, समूचे विश्व में इसकी अनुगूंज सुनाई दी और तृणमूल सरकार ने उसे अभी तक न्याय नहीं दिया है, ऐसा मैं मानता हूं और देश और बंगाल की जनता मानती है। डॉक्टर प्रसून, हालांकि संजय सरकार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, टीएमसी के नेता, वो नाराजगीवश चले गए हैं। उनका ये कहना था कि लगातार आप मुझे मेरी बात रखने को मौका दीजिए, वो सवाल नहीं सुनना चाहते थे। हालांकि वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन हम चाहते थे कि बैलेंस तरीके से बात हो, अपनी बात रखिए लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए। लेकिन सवाल आपसे ही डॉक्टर प्रसून इस बात को लेकर, वो जो ये कह रहे हैं कि आप लोग घुसपैठ का लगातार मामला उठाते हैं, तो ऐसे में आप आंकड़े भी तो दीजिए कितने घुसपैठी हैं अधिकृत तौर पर, साथ ही साथ उस जिम्मेदारी को भी तो आप स्वीकारिए जो केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर केंद्र सरकार की बनती है, उसका तो जवाब आप पे आता है। 10-10 चिट्ठियां भेजी गई होम सेक्रेटरी के द्वारा। गृह मंत्री महोदय ने संसद के पटल पर भी कहा है कि अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी 570 किलोमीटर की जो रेखा है जिसमें कि भूभाग के लिए अभी तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया, कलकत्ता हाईकोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। बहुत बड़ा भूभाग है। आखिर जो घुसपैठी आते हैं वहाँ तृणमूल का पूरा तंत्र है जो कि उन्हें अवैध जो दस्तावेज है उसे मुहैया कराता है। केसएफ के लोग जो तृणमूल जो वहाँ की पुलिस के सामने जो घुसपैठियों को ले जाते हैं उनके खिलाफ कन्विक्शन रेट तो यहाँ की जो राज्य पुलिस है उसका सबसे कम है। लोकल प्रशासन तंत्र उनसे पूरी तरह मिला हुआ है। इसी को लेकर के तो आज जांच बिठाने की बात प्रधानमंत्री महोदय ने की है। अब यहाँ 40 लाख युवाओं का पलायन हुआ है, 30 लाख नौकरियां चली गई, 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, 18,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। यहाँ राष्ट्रपति महोदय का अपमान होता है। 80% से ज्यादा चाय बागान सिक है। आप देखिए 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सार्वजनिक वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला।
और डीए के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार जो अपने आदेश दिए, डीए को देने में यहाँ की सरकार टाल मटोल कर रही है। यहाँ के कर्मचारियों की हालत खराब है। कई मामले हैं बंगाल सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट से तय हो रहे हैं और एक आम फैसलों के तौर पे भी। प्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब, आपको लगता है कि बाकी अन्य राज्यों में प्रचार हो या चुनाव का वोटिंग हो, इस प्रकार की अफरा तफरी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो बंगाल में दिखाई पड़ रही है? एक चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, इस बार के चुनाव में इस प्रकार के हालात पैदा ना हो, तमाम कोशिश की जा रही है, बावजूद उसके उकसाने वाले भाषण लगातार दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश जी, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने, देखिए आर्यन जी, जब से एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई है तब से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को बहुत गंभीरता से ले रहा है। और एसआईआर की कार्रवाई आप देखिए 12 राज्यों में काम हुआ, कहीं किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं हुई। और बंगाल में पहले दिन से लेकर के अभी तक अफरा तफरी मची हुई है। ममता बनर्जी अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, बार बार चुनाव आयोग के दफ्तरों में जाती है, और हर बार जब उनके प्रतिनिधि मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर से जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो चुनाव आयुक्त के विरोध में भद्दी बातें करते हैं और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने एक बार भी चुनाव आयुक्त के संबंध में या चुनाव आयोग के बारे में कोई सकारात्मक बात नहीं की, जबकि यही चुनाव आयोग है जिसके बल पर और जिसके नतीजों के बल पर 2011 में तृणमूल का शासन आया। अगर चुनाव आयोग नहीं होता तो तृणमूल का शासन थोड़ी होता, वामपंथियों के 34 वर्षों के शासन का खात्मा थोड़ी हो जाता। ममता बनर्जी की सच्चाई यह है कि उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। और आर्येंद्र जी, मैं एक आपको बड़ा रोचक आंकड़ा देना चाहूंगा कि पिछले 6 वर्षों में हर छोटी छोटी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली और जरूरत पड़ने पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट में अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचने वाली ममता बनर्जी ने इन 6 वर्षों में 88 करोड़ रुपए, राज्य के राजस्व का 88 करोड़ रुपए, 87,77,17,449 रुपया सिर्फ कोर्ट के मामलों में लीगल एक्सपेंसेज में खर्च किया है। ये 88 करोड़ जो खर्च हुए हैं सिर्फ छोटे छोटे मामलों को कोर्ट में पहुंचाने के, जनता के भलाई के लिए खर्च हो सकते थे और 15 वर्षों के अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ना चाहिए था। हालांकि संजय सरकार जो हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़े थे, अगर वो होते तो इस पे तमाम प्रकार का जवाब मांगते, लेकिन वो काउंटर क्वेश्चन से नाराजगी जताकर फिलहाल डिबेट से जा चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी जो कि चले गए हमारे साथ टीएमसी के नेता, उनका भी शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा महिला आरक्षण अब समय की मांग है, इस पे सबको समर्थन देकर इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख के जरिए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे महिला आरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए एकजुट होकर आगे आए। संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और अगर ये विधेयक पारित होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव से ही, जो भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस विशेष सत्र पर टिकी हुई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य उस समय का है जब सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। अब साल 2026 में भारत के संसदीय इतिहास में एक बार फिर बड़ा क्षण आने वाला है। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखकर बताया है कि 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाए। संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं जैसी संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम ने अपने लेख में आने वाले त्योहारों का जिक्र करते हुए बताया है कि 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती है जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। पीएम ने आगे लिखा कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गयीं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ये मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पीएम ने आगे लिखा कि अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। ये समय सामूहिक संकल्प का है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से सतर्क है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और ईंधन से लेकर दवाइयों तक जरूरी सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए हर स्तर पर समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम, शिपिंग और रसायन उर्वरक मंत्रालय तक सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के भीतर किसी तरह की कोई कमी का संकट पैदा ना हो। सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश में सप्लाई चेन मजबूत है। इसके साथ LPG से लदा भारतीय जहाज ग्रीन आशा होर्मुज स्ट्रेट पार कर मुंबई यानी भारत पहुंच चुका है। अमेरिका ईरान का युद्ध विराम कुछ ही घंटों में उल्लंघन के आरोपों से घिर गया है, जिससे इसकी स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हुए हैं। सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिनमें भारी जान माल का नुकसान हुआ है। ईरान ने इसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए होर्मुज जलडबरू मध्य बंद करने की चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने रुख पर कायम है। अब सबकी निगाहें 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में होने वाली संभावित अहम वार्ता पर टिकी है, जो आगे का रास्ता तय कर सकती है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं,
एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में अस्थायी संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन होर्मुज को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया में तेल, गैस, फर्टिलाइजर जैसी समस्याएं बनी हैं। भारत में भी एलपीजी को लेकर दिक्कतें देखी जा रही हैं। भारत सरकार के कदमों के कारण आप तक इसका असर कम से कम हो, इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरीके से, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते का अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन लेबनान में युद्ध लगातार जारी है। यहाँ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव बरकरार है। इस सब के बीच लेबनान और युद्ध विराम की शुरुआती शर्तों को लेकर ईरान और अमेरिका से कई विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अस्थायी युद्ध विराम के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना था, लेकिन अभी भी हॉर्मुज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं और दुनिया में तेल, गैस, फर्टिलाइजर सहित कई क्षेत्रों में संकट बना हुआ है। भारत भी इन परेशानियों से दो चार हो रहा है। एलपीजी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि आम लोगों, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं और उद्योगों को इस वैश्विक संकट से बचाया जाए। ऐसे में आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में वर्तमान में एलपीजी की स्थिति क्या है। हॉर्मुज के रास्ते कच्चा तेल और एलपीजी लाने में भारत को अभी तक कितनी सफलता मिली है। देश में एलपीजी का उत्पादन कितना हो रहा है। क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है। वहीं कॉमर्शियल उपभोक्ताओं और उद्योगों को कितनी एलपीजी मिल पा रही है। प्रवासी मजदूर कैसे अपना चूल्हा जला रहे हैं। एलपीजी का ये संकट कब तक चलेगा। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में एलपीजी की स्थिति की। सरकार मान रही है कि युद्ध की स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, लेकिन देश की गैस एजेंसियों में सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने की कोई खबर नहीं है। लोगों का किचन चले, इसके लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। वहीं कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। अब सवाल आता है कि भारत में एलपीजी की स्थिति क्या है। तो यहां हम आपको बता दें कि देश में एक तो एलपीजी विदेशों से आती है, वहीं देश की तेल रिफाइनरियों में भी कच्चे तेल से एलपीजी बनती है। विदेशों से आयात की बात करें तो भारत ने पिछले 40 दिनों में हॉर्मुज से किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा जहाजों को सुरक्षित निकालने का काम किया है। कुल 8 एलपीजी जहाज अभी तक यहां से आए हैं, जिनमें लगभग 340 टीएम एलपीजी थी, जो भारत की लगभग 11 दिनों की आयात जरूरत के बराबर है। वहीं कच्चे तेल के जहाज भी भारत यहां से निकाल रहा है। आगे और जहाजों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। हॉर्मुज के अलावा दूसरे वैकल्पिक देशों और रास्तों से भी जहाज भारत आ रहे हैं। देश में सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है। दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडरों और उद्योगों के लिए एलपीजी की बात करें तो इसे अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। फार्मा, फूड, पॉलीमर, खेती, पैकेजिंग, पेंट,
स्टील, रक्षा से जुड़े सामान जैसे अहम क्षेत्रों को आपूर्ति में प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी की कमी को दूर करने के लिए इन्हें पीएनजी का विकल्प भी दिया जा रहा है और कॉमर्शियल संस्थानों को कोयला और केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक समस्या है प्रवासी मजदूरों की। इनके लिए सरकार ने 5 किलो के सिलेंडर की व्यवस्था की है। पहचान पत्र दिखाकर इन सिलेंडरों को गैस एजेंसियों से खरीदा जा सकता है। ताजा आंकड़े के अनुसार अभी तक 9 लाख के करीब ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। तो आपने देखा कि इस वैश्विक संकट में जहां अमेरिका जैसे बड़े देशों से लेकर दुनिया के लगभग हर देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस की भी समस्या है, वहीं भारत सरकार ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही तत्परता से कदम उठाकर अपने नागरिकों पर इसका प्रभाव कम से कम पड़ने दिया है। फिलहाल अस्थायी युद्ध विराम हो गया है, लेकिन कई तरह की अनिश्चितताओं के कारण इस युद्ध का प्रभाव अभी लंबे समय तक रहेगा। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से बचें, आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें और इस संकट से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। तो आज इतना ही। नमस्कार।